तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं मैं आपको, जो कि आपके 2020 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप 1-2 साल के बाद भी देख रहे हो तो बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि अगर आप हरियाणा बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत काम आ जाएगी, क्योंकि पिछले 3 सालों के पेपर आते हैं। यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो कि आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं और पिछले 5-6 सालों से लगातार आते जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब जो है अपने पास में पहला प्रश्न आ रहा है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे देखो, जो भी विशेषताओं वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। तो यहाँ पे देखते हैं रेडियो और टेलीविज़न की जो भाषा शैली है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है या फिर क्या होनी चाहिए। ठीक है, भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए। ये हमारे जो है जनसंचार के जितने भी माध्यम है, पत्रकारिता हो गया, समाचार पत्र, ठीक है, हर साल संसाधन के अंदर भाषा सरल और सहज होनी ही चाहिए। ये कॉमन सा पॉइंट है। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रचलित और सहज आना था यहाँ पे, शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए एवं किंतु, परंतु, अथवा आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा और या आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। वाक्य में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हाँ, आपको बता दूँ इससे पहले कि आप पूरी वीडियो देखें तो बता देता हूँ आपको कि ये जो मैंने बना रखा है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही लिखे हुए हैं और काफ़ी मेहनत लगी यार। पिछले सालों के पेपर ढूंढे और उसके बाद में लिखे हैं कि हाँ ये काम के क्वेश्चन हैं। तो आप जो है इसको पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं आपको PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, बट हाँ लिखा हुआ ज़रूर से मिल जाएगा, गारंटीड। आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कर लेना एक बार, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। और इनमें से जहाँ तक मेरी उम्मीद है लगभग सारे क्वेश्चन आने के हैं। ठीक है ना, मतलब आपका जो है जितने नंबर की आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम 12वीं में आती है उसमें सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और बता दूंगा मैं जो पिछले सालों में आया, कौन सा किस साल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका होती है। तो इंटरनेट देखो, जनसंचार माध्यम बहुत सारे हमारे पास में, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र है ना। वहाँ पे इंटरनेट का क्या काम है। इंटरनेट जो है 24 घंटे में सूचनाएं देता है। आपको पता है यार इंटरनेट से क्या क्या मिल सकता है, क्या आप बहुत सारे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो अपने पास से। इंटरनेट के यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, ज्ञान भी प्रदान करता है। एक समय में बहुत सारी खबरें पढ़ सकते हैं, घर बैठे बैठे पूरे संसार की जानकारी ले सकते हैं। इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण तथा यहाँ पे तथा आना था तथा संकलन भी होता है। इसके द्वारा 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस ज़माना आ गया है। अब तो लाखों में भेजे जा सकते हैं, क्योंकि 2G का टाइम था भाई, अब 4G आ गया, 4G क्या 5G आने वाला आपका। इसके द्वारा खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भी भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में और 19 में। ठीक है, 17 का मेरे को कन्फर्मली ध्यान नहीं है, शायद आया भी हो। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती है। तो इसमें जो है एक अच्छा माध्यम है प्रिंट वैसे, लेकिन बहुत सारी बुराइयां भी हैं, घटिया चीज़ें भी है इसके अंदर। वो क्या है, केवल पढ़े लिखे लोग ही इसको पढ़ सकते हैं, उन्हीं के काम आता है। लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है, यानी कि उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां सुधारनी पड़ती है। प्रिंट माध्यम में आप समाचार पत्र, इसका एक उदाहरण ले सकते हो कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 6 ककारों से आपका क्या तात्पर्य है, बताइए हमें 6 ककार कौन से है। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, छोटा भी आ सकता है। ऐसा भी पूछ लेंगे आपसे कि 6 ककार कौन कौन से है, ऐसे पूछ लेंगे बस। तो आपको ये सारे पॉइंट्स तो जरूर से पता होने चाहिए। ठीक है, अगर ये पता आ गई तो लाइन अपने आप ही लिख लोगे आप लोग। 6 ककार, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। ये पिछले साल आया था 2019 में, 2-3 सेटों में आया हुआ था ये। तो इसको देख लो, समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन और क्यों। ठीक है, ये 6 ककार हैं, इनको 6 ककार बोला जाता है, इन 6 पर्सन वाले शब्दों को। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या और विचार आदि संबंधित खबरें लिखी जाती हैं। यह ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं, इसीलिए समाचार लेखन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
अब देखो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कब, मतलब आप कब ये दुर्घटना कब हुई, तो वो चीज़ होती है ना। तो यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से किसी घटना तथा समस्या के समय का बोध होता है, ठीक है ना। ऐसे बताना बस आपको कहाँ पर हुई, मतलब जगह का, स्थान का बोध होगा, समस्या के स्थान का चित्रण होता है। जैसे बस दुर्घटना कहाँ पे हुई, मान लो बस दुर्घटना दिल्ली में हुई, ठीक है, ऐसे तो बताएंगे हम। तो वो सीन कैसे इस प्रकार की समस्या में जो है विश्लेषण, वितरण और व्याख्या की जाती है। क्या यह कार्य भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कौन इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है, ठीक है। ये 6 ककार है अपने मेन, ठीक है। ये जरूर से याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम का है, पिछले साल आया हुआ है, इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, तो इसको कर लेना जरूर से याद। अगला प्रश्न आ रहा है 5वां प्रश्न, विशेष लेखन किसे कहते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। किसी सामान्य विषय से हटकर, मतलब देखो नाम से पता लग रहा है ना, विशेष लेखन मतलब कुछ खास लिखना है हमें ना, तो किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। कृषि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून, विशेष आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप समझोगे तो यूसी न्यूज़ खोल लेना अपने मोबाइल में, वहाँ पे जितनी सारी खबरें मिलेंगी वो सारी विशेष लेखन में आती है, ठीक है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन विषय में संबंधित विषयों द्वारा लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। ये भी आया था 2018 में आया था, 19 का मुझे कन्फर्मली ध्यान नहीं है, बट 18 का ध्यान है, ये आया हुआ था पिछले सालों में। किसके कविता के जो है घटक कौन कौन से होते हैं, तो पहला घटक होता है भाषा। भाषा जो है मतलब सरल, सहज, वही होते हैं ना। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र, मतलब शब्द चित्र होता है बिंब की जगह पर आप लिखो तो। इन मतलब शब्द चित्र से तो समझ ही गए, शब्दों के द्वारा चित्र प्रस्तुत करना, ठीक है। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कविता का मूल आधार होता है। छंद, यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है, ठीक है। मतलब कविता बन जाती है इसकी मदद से। जो होता है ना लास्ट में आती है, जो रिमिक्स टाइप में होती है, यहाँ फ्लो सा ख़त्म हो रहा है उधर से, तो वो नया कुछ भी आते हैं वो लास्ट के वर्ड्स। अगला पॉइंट आ रहा है इसमें अलंकार भी आना था, यहाँ पे भी लिख दिया इन्होंने। अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक है। यह कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। अगला प्रश्न आता है, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का ज़्यादा महत्व होता है। यानी कि आप समझोगे कि एक कहानी बन रही है, नाटक बन रहा है, तो उसमें एक तो हाँ तूने ऐसी बात कही, ठीक है भाई मैं मानता हूँ, एक ऐसा नहीं मैं नहीं मान रहा, तो कौन सी ज़्यादा चलेगी। अस्वीकार वाली मतलब मैं नहीं मान रहा है ना, वो वाली तो चलेगी। सारी कहानियों में अस्वीकार जरूर मिलेगा, कोई ना कोई विरोधी जरूर मिलेगा, नहीं तो कहानी का मजाक किरकिरा हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे बतानी है कि क्या तात्पर्य स्वीकार और अस्वीकार से, ठीक है। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का ज़्यादा महत्व होता है। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना आम बात है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है, मतलब ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है ना। सशक्त का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र ज़्यादा पसंद आता है। इसके विपरीत जब किसी विचार, व्यवस्था या तत्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया जाता है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों को आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाता। अगला प्रश्न आ रहा है ड्राई एंकर, ठीक है।
ये एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर, ड्राई मतलब सूखा हुआ एंकर, ठीक है। ड्राई एंकर लिखना था पर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों को सूखी रिपोर्टें देता है। मतलब ऐसे होता है ना कि पीछे खबर आने वाली है, बस इंतजार करो, पहले ही बताता रहेगा फलाना ढिमक्का हो गया, उस जगह पे ये हो गया, तो वो होता है ड्राई एंकर। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ मुझे दिख रही है, जो कि अभी देखो लिखा मैंने ही है यार, तो मैं इनको ठीक कर दूंगा जब तक आप मतलब वीडियो पब्लिश होगी, तो वो ठीक हो जाएंगी सारी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी दी जाती है, बाद में कम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो समझ ही गए, और ये बहुत काम का प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली के बारे में, ठीक है। बिट रिपोर्टिंग क्या होती है? जो संवाददाता केवल अपने संवाददाता आना था यहाँ पे शायद से, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बिट रिपोर्टिंग कहलाती है। मतलब एक छोटे से एरिया से भेजी गई रिपोर्ट बिट रिपोर्ट होती है, ठीक है। नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है? नाट्य यानी कि नाटक बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानी के द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाट्य प्रस्तुति में आती है। मतलब वो फीलिंग देना, ठीक है। पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। सामानों को नाट्य रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या आती है। मतलब कहाँ पे कितनी लाइटनिंग करनी है, वो भी तो दिक्कत होती है ना। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है, ठीक है। ये है कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है? ये भी काम का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ ये। कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा पूछ लेंगे कहानी जो है कैसी होती है, कैसे लिखी जाती है, नाटक कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं, या फिर इनका अंतर पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ लें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए पूरा प्रश्न, ठीक है। तो कहानी में देखते हैं कहानी क्या होती है। कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कही और पढ़ी जाती है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश का महत्व नहीं होता। ये काम की लाइन है कि यहाँ पे मंच वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, कोई गाने वाने की, पर लाइटनिंग की, ऐसे ही मतलब आपकी दादी आपको कहानी सुनाती है ना, वो सीन याद कर लो आप। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक, श्रोताओं से होता है। नाटक मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच, सज्जा, संगीत, प्रकाश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो तो आपको पता ही होगा, अगर आप एक फिल्म देख रहे हो कुछ भी, तो कितना फ़र्क पड़ता है उसका। अगला प्रश्न आ रहा है, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? रेडियो के अंदर जो नाटक है, मतलब वो बोलने वाला ही नाटक है बस, ठीक है ना, वही सीन आपको करना है बस। तो आपको दिखाना तो कुछ है ही नहीं, बोलना है। तो क्या क्या बातें आप ध्यान रखोगे? कहानी एक घटना प्रधान ना हो, मतलब जिसमें होता है ना कि मतलब पुलिस चोर का पीछा कर रही है और वो कार उसके पीछे, वो ऐसा नहीं कि वो चलती जा रही, बंदों को पता ही नहीं लगा क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी ही देर में उबाऊ बना देती है, जिससे कुछ देर पश्चात वो सुनना पसंद नहीं करते। समय सीमा बहुत काम की होती है। 15 से 30 मिनट की समय सीमा होनी चाहिए एक रेडियो के नाटक की। ये बहुत काम का पॉइंट है, इसीलिए ध्यान रखना 15 से 30 मिनट तक की, ठीक है। क्योंकि मनुष्य की जो एकाग्रता की अवधि है वो 15 से 30 मिनट तक की होती है, और उसके बाद में उसका मन उगने लग जाता है, तो वो सुनना पसंद नहीं करता। पात्रों की सीमित संख्या, पात्र सीमित होने चाहिए, मतलब 5-6 पात्र चल सकते हैं। अगर ऐसा है कि कैरेक्टर भर रखे हैं बहुत सारे पात्रों को भर दिया, मान लो 10-20, तो जो सुन रहा है उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको दिमाग घूम जाएगा कि भाई कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। 4-5 को तो वो याद रख लेंगे ना, तो इसीलिए उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। रेडियो नाटक की विशेषताएं बताइए आप अभी, ठीक है। तो रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियाँ संवादों के माध्यम से मिलती है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा उजागर होती है, मतलब जो कुछ है वहाँ पे संवादों का खेल होता है पूरा, है ना। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर आधारित होता है। इसमें ध्वनि पर प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है,
दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं होती है, यानी कि जो देखने और सुनने वाला, मान लो टेलीविजन है, ठीक है, उसके के कंपेयर में आप सुनने वाला माध्यम यानी कि रेडियो, टेलीविजन और रेडियो में फ़र्क क्या है, या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये सेम ही बात है। इन सीमाओं को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? तो दृश्य श्रव्य माध्यम में जो है नाटक को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, पात्रों को, संवादों को सुन भी सकते हैं, किंतु इसमें ऐसा नहीं होता। ये टेलीविज़न और रेडियो का फ़र्क है एक तरीके से बोले तो, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। अगर यहाँ पे दृश्य श्रव्य माध्यमों की जगह लिखते टेलीविज़न और रेडियो में क्या फ़र्क होता है, क्या सीमाएं होती है, तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य की जगह आप रेडियो टेलीविज़न लिख लेना, ठीक है, श्रव्य की जगह यहाँ पे रेडियो लिख लेना। तो मतलब रेडियो के रेडियो उसमें टेलीविज़न में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो में केवल सुन सकते हैं, वो सीन है, ठीक है। बाकी कंपेयर तो आप समझदार हो, बता ही सकते हो, ठीक है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उसकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन श्रव्य माध्यम में ऐसा नहीं होता। दृश्य श्रव्य माध्यम में मंच तथा पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उसका सौंदर्य को देख सकते हैं, लेकिन श्रव्य माध्यम में क्या पता कैसा बैठा बंदा। दृश्य श्रव्य माध्यमों में किसी भी दृश्य तथा वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में प्रत्यय की स्थिति को केवल ध्वनियों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों से की जाती है। समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से ही होता है। तो ये था, ठीक है। श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्वनि माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, ये बहुत काम का है। दृश्य माध्यम में ऐसा नहीं होता, उसको चित्रों से भी प्रस्तुत करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आ रहा है, नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये काम का प्रश्न है, इसको भी जरूर कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। जिस विषय पर लिखना है लिख को उसकी संपूर्ण लेखक आना था यहाँ पे शायद से, लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुशब्द और तथा संगत होने चाहिए। प्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वत्ता को प्रकट नहीं करना चाहिए। फीचर क्या है? अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास में, फीचर होता क्या है, ये कैसा लिखा जाता है, इसको समझाइए। मैं ये प्रश्न पिछले साल आया था 2019 के अंदर, तो अच्छी बात है, आप जरूर करना इसको, तो बहुत ध्यान से करना, याद करना, समझ लेना। एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाए, उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। ये पूछा जाता है ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, याद कर लेना इसको अच्छे से बिल्कुल। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। ये 3 नंबर में आता है पिछले साल, ठीक है। इसमें लेखक अपने विस्तार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचनाएं देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। अभी आते हैं, देखो वो तो थे अपने 3 नंबर के, या 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता 6 नंबर में, ठीक है। तो ये सारे बड़े क्वेश्चन है ऊपर। अभी जो है नीचे आते हैं छोटे क्वेश्चनों पे, जो मतलब कुछ एक साइड्स में आते हैं ना, 1-1 नंबर के आते हैं। कुछ स्कूल बोर्ड में आते हैं, कुछ पेपरों में, कुछ के में नहीं आते, ठीक है। अगर आपके में लगता है आपको कि हाँ 1-1 नंबर के भी आते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना, बहुत काम के है ये। और ये सारे ऐसे हैं जो कि पिछले 1-2 साल में ही आए हुए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट माध्यम। दूसरा प्रश्न है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? पिछले साल ही आया था ये, ठीक है। कितनी होती है? 15 से 30 मिनट तक होती है। रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक होता है? नाटक में, ठीक है। रंगमंच किस में आवश्यक होता है? ये भी 2019 का पेपर में आया था, 18 में भी आया हुआ था ये प्रश्न। नाटक में होती है। टेलीविजन में लाइव शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी समाचार का टेलीविजन पर घटनास्थल से सीधा प्रसारण, उसको लाइव बोलते हैं हम, ठीक है ना। मतलब लाइव का तो पता ही होगा, टेलीविजन पर लाइव मतलब टेलीविजन पर दिखा दो उसको, सीधा प्रसारण उसका। समाचार लेखन में सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली, जैसा कि आप पढ़ते ही आ रहे हो। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? ये भी आया हुआ था पिछले साल। इंटरनेट का आरंभ 1993 में हुआ था। सन 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ था। और अभी कौन सा चल रहा है? अभी तो आपको पता है 4था दौर चल रहा है, और जल्द ही 5वां दौर भी आने वाला है।
भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था, ये भी काम का प्रश्न है। भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में खुला था। ये प्रश्न जो है नीचे वाले दोनों प्रश्न 2019 में आए हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, क्या होता है, कथानक, ठीक है। कौन होता है, कथानक होता है, ठीक है। तो ये है आपका, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे ये सारे के सारे प्रश्न और आपके पेपर में ज़रूर से आएंगे। और मैंने जो है ये वीडियो यहाँ पे नीचे, जो अभी वीडियो आप देख रहे हो नीचे एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सर्च करके आते हो तो यहाँ से देख भी पाओगे। बट हाँ, ये मैं जितनी भी गलतियाँ, एक दो गलतियाँ मैंने देखी हैं अभी जो नोटिस करी हैं कि कुछ गड़बड़ रह गई इसमें, वर्डों में कभी कभी हो जाता है, मैंने बोल के लिखा हुआ है तो, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता, हिंदी टाइप नहीं हो पाती ना, तो कई बार गड़बड़ी कर देते हैं ये लोग। मैं ठीक कर दूंगा उनको सारी को, जब तक आप ये वीडियो पब्लिश होगी तब तक सारी गलतियां ये ठीक मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपको ये PDF के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो बस यही था, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो। अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब का बटन दिख ही रहा है आपको, सब्सक्राइब कर लो भी, साथ में घंटे दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड छूटने ना पाए।